इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। मंडी सचिव और तकनीकी सहायक ग्रुप सी के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, प्रमुख सचिव श्री रविंद्र कुमार जी, कृषि विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण के अंतर्गत हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभ्यर्थीगण और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और अभ्यर्थीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण के क्रम में अब आज हम यहां पे कृषि विभाग से जुड़े हुए मंडी सचिव और तकनीकी सहायक के नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले 3,400 से अधिक नवचयनित आप सभी अभ्यर्थियों का हृदय से उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि विभाग का हिस्सा बनने के लिए अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और आपके अभिभावकों को, आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की इस प्रक्रिया को संपन्न किया है, क्योंकि आज के दिन पर पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज है और उसमें भी बिना भेदभाव के आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए, यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन हमारे आयोग और बोर्ड इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ पूरा प्रदेश लेता हुआ दिखाई देता है और यही तो पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी
कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। समय और उम्र खराब होती थी हमारे युवाओं की। लोग ये मानते थे कि ये युवा किसी लायक नहीं, क्योंकि ये नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है। गलती युवा की नहीं होती थी, गलती उन आयोगों और बोर्डों में बैठे हुए और उस समय की सरकारों में बैठे हुए सरकारी तंत्र में भ्रष्ट उन राजनेताओं की और उन लोगों की होती थी जो बेईमान और भ्रष्ट किस्म के लोग वहां बिठा दिए गए थे। और हमने पहले दिन कहा था कि अगर ये सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है तो हम नकल माफिया की भी और विभिन्न संस्थानों में बैठे हुए माफिया की कमर को भी तोड़ेंगे और उसके आकाओं को भी हम जमीन आसमान दिखाने का काम करेंगे। आपने देखा होगा इस दौरान हम लोगों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, माफिया की संपत्ति को जब्त करवाया, उससे वसूली करवाया और नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी तरीके से संपन्न करते हुए 9,30,000 से अधिक नौजवानों को हमने सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर सरकारी व्यवस्था में नौकरी देने में सफलता प्राप्त की। और मैं आज जब यहां पे 3,400 से अधिक कृषि तकनीकी सहायक और मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहा हूं, मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। यूपी के अंदर कभी यह कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम भी समय पे लाइए। पहले होता क्या था, आप भी इसी प्रदेश में पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड की परीक्षा होती थी, 3 महीने लगते थे परीक्षा में। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में 3 महीने लगते थे, 3 महीने परिणाम आने में, 6 महीने तो साल में ऐसे ही बर्बाद होते थे। फिर अगले 3 महीने तो भाई फिर प्रवेश की प्रक्रिया अलग है, पर्व और त्योहार अलग हैं, तो 3 महीने ये, जब 9 महीने यही बर्बाद होते थे, 3 महीने भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाते थे। और तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल करवाते थे, नौजवान को किसी लायक नहीं छोड़ते थे। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। तात्कालिक रूप से नौजवान को लगता था कि हितैषी नहीं थे, दुश्मन थे युवाओं के, जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था आपके सामने। और आज जो 6 महीने लगते थे परीक्षा में, हमने उसको घटा करके, मैं जब पहली बैठक किया था 2017 में, मैंने आज बोर्डों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बुलवाया। मैंने कहा भाई आपकी परीक्षा कितना समय लगता है? उन्होंने कहा साहब 3 महीना। मैंने कहा परिणाम आने में? उन्होंने कहा 3 महीना। मैंने कहा इसको 1 महीना करो। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा।
तो मैंने कहा कुर्सी छोड़ो, मैं 1 महीने के अंदर कराऊंगा, 1 महीने के अंदर कराऊंगा। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 14 दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। 56 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में होते हैं, 56 लाख बच्चे बैठते हैं। 14 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम, 1 महीने से भी कम समय में अब यूपी का नौजवान देश के अंदर कहीं भी एडमिशन ले सकता है। पहले पता लग रहा है वो चला आ रहा, परीक्षा हो रही है, वो फरवरी से शुरू होती थी और पता लगा जून तक परीक्षा हो रही है। और जून में जब तपती हुई गर्मी में कोई बच्चा गिरता था कहीं, कोई गिरता था कहीं, उतनी भीषण गर्मी में जब लू चलती थी तब परीक्षा कराई जा रहे हैं। मैंने उच्च शिक्षा वालों से भी कहा है कि परीक्षा की प्रणाली को और सीमित करो। परीक्षा बच्चों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, उसका आकलन करने का माध्यम होना चाहिए। उसको सहज बनाओ, सरल बनाओ, उसको आत्मविश्वास से भरपूर करो, प्रक्रिया में और सरलता लाने की आवश्यकता है। आज परिणाम हमारे सामने है। हमने माध्यमिक शिक्षा को पूरी तरह पारदर्शी तरीके के साथ जोड़ा है, नकल विहीन परीक्षा भी है, साथ साथ समय से परिणाम भी है, दोनों एक साथ आ रही है। उच्च शिक्षा से भी, विश्वविद्यालयों से भी कहा गया है कि वे अपने आप में भी ये सुधार करें, प्रक्रिया को और पारदर्शी करें और भर्ती की प्रक्रिया को भी इतना स्मूथ बनाएं, इतना सरल और सहज बनाएं कि कोई भी युवा जो जाए उसको लगना चाहिए संस्थान मेरी कैरियर को आगे बढ़ाने वाला है, उसको यह नहीं लगना चाहिए कि संस्थान मेरे कैरियर को बर्बाद करने वाला है। उसके मन में उस संस्थान के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इसके लिए संस्थान को अपने आप को तैयार करना चाहिए, केवल एजुकेशन नहीं, स्किलिंग के लिए भी, कैरियर काउंसलिंग के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के भी एक केंद्र के रूप में उन संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए मैं सभी आयोग और बोर्डों से कहूंगा कि गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है आपके कार्य में, कोई हस्तक्षेप नहीं। अब परीक्षा अभियाचन जाने के बाद परिणाम आने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अभियाचन आया, 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर दीजिए, अगले 2 महीने के अंदर परिणाम परीक्षा करवा करके अगले 1 महीने के अंदर परिणाम ला दीजिए और 6ठे महीने इन नौजवानों के हाथों में परिणाम इनका आ जाना चाहिए। लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, उसको सरल बनाओ, सहज बनाओ, जिससे वह युवा अपने आप को तैयार कर सके, एक उत्साहपूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा का लाभ दे सके। हमने देखा है जब हम अपनी युवा ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हैं, उसको साथ लेकर के चलते हैं, परिणाम आते हैं। याद करिए, यही उत्तर प्रदेश 2017 के पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, बीमारू राज्य था, युवा पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी के सामने सुरक्षा का संकट था, व्यापारी माफिया से तबाह था, किसान अपने खेत में जाने से डरता था, खेत में अगर उसने मोटर लगा रखी है तो कब चोरी हो गई उसको पता ही नहीं होता था। यह यूपी के अंदर होता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने जो 9,30,000 नौजवानों को, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर नौकरी दी है। परिणाम क्या है? इन 9 लाख ने हमें यूपी के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में यूपी को उससे लाभान्वित किया है। यूपी की अर्थव्यवस्था को,
यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने, यूपी की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में इन नौजवानों ने योगदान दिया है। इनकी प्रतिभा का लाभ हमने उठाया है। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी। मैं जब यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था इन नौजवानों के चेहरे की चमक को देख करके कि आज उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उसको बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे लेन देन के आज उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। उसके सपनों को एक उड़ान मिल रहा है। 2017 के पहले संभव नहीं था। और यही कारण है जब इस युवा ऊर्जा को यूपी के विकास के साथ जोड़ा गया, आज परिणाम क्या है? ये युवा यूपी को बीमारू राज्य से उभार करके भारत की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफल हुआ है। परिणाम यहां से आता है। कोई सरकार ये कहे कि हम युवाओं की उपेक्षा करके विकास कर लेंगे, परिणाम ला देंगे, ये दिवा स्वप्न है, कभी नहीं हो सकता। 2017 के पहले यूपी के सामने संकट था, इसलिए क्योंकि इन युवाओं की उपेक्षा हुई थी, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, उन्हें हर प्रकार से अपमानित होना पड़ता था। अपने प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन यूपी की छवि इतनी खराब थी, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार, ये यूपी की पहचान बन चुकी थी। तो यूपी के बाहर भी उसको पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ता था। हताश और निराश युवा पलायन करने के लिए मजबूर होता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज मैं आप सभी युवाओं से कहता हूं, आज आपके सामने पहचान का संकट नहीं है। आप यूपी के अंदर भी और यूपी के बाहर भी, दुनिया भी आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी आपने देखा होगा परसों और नरसों 3 दिन हमने यहां पे 19, 20, 21 में जापान, जो दुनिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, जापान के 240 एक बड़े प्रतिनिधि मंडल में, जिसमें वहां के बड़े नेता थे, नौकरशाह थे, उद्यमी थे, वे लोग यूपी का दौरा किए। यूपी के साथ पहली बार इतना बड़ा दल भारत की यात्रा पे आया था, पहली बार आया। यानी जापान के साथ हमारे सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक संबंध हैं। जापान के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन पहली बार जापान का इतना बड़ा दल भारत के अंदर आया था। और भारत में भी उन्होंने किसी राज्य को चुना, यूपी को चुना, और उन्होंने कहा कि साहब हम यूपी के यूथ को जापान में नौकरी देना चाहते हैं, यूपी के नौजवान को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। 2017 के पहले तो कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था। आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इजराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहां भेजिए, हम भी अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। इजराइल में हम लोगों ने 5000 नौजवान भेजे। मैंने वहां की सरकार से कहा, मैंने कहा भाई हमारे युवा जाएंगे तो वहां युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप उनसे काम लीजिए, पैसा नहीं काटेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका हालचाल लेता हूं। वे सभी नौजवान वहां खुशी से रह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना प्राप्त करते हैं, खाना पीना सब फ्री, और अपने घर को पैसा भी भेज रहे हैं। मैं उनमें से कुछ नौजवानों से पूछता हूं कि भाई वापस आने को कह रहे हैं, साहब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, काहे हम वापस आएंगे? अभी जब आप कहेंगे तब आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहां नौकरी करने दिया जाए। यानी इजराइल युद्ध लड़ रहा था, तब भी युवा वहां का, हमारा यूपी का गया हुआ युवा वहां काम कर रहा था।
उसे वो अपने कार्य में व्यस्त था। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को। 17 के पहले तो यह स्थिति नहीं थी। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। और पहले 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। हां, वही लोग चोरी करवाते थे। चोर कोई दूसरा थोड़े था, वही चोरी करवाते थे। बिजली देते नहीं थे, बिजली गायब। कल मैं रायबरेली गया था, पता लगा कि वहां क्या पूरे प्रदेश के अंदर वही स्थिति थी। एक सप्ताह दिन में, एक सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी। तो मैंने कहा चलो एक सप्ताह तो देते थे ना। कहा नहीं साहब, वो भी 3 घंटे की बिजली। 3 घंटे की बिजली, क्या विकास कोई करेगा? 3 घंटे बिजली। और हम लोग यूपी देश के अंदर उन राज्यों में है जो किसानों को अपने यहां सर्वाधिक बिजली देता है। लगभग 10 घंटे की बिजली हम यूपी के किसानों को देते हैं, और बिजली भी फ्री में देते हैं। यानी सरकारी ट्यूबवेल में तो बिजली फ्री ही है। 16 लाख से अधिक ट्यूबवेल ऐसे थे जो ट्यूबवेल निजी क्षेत्र के लगाए गए थे। वे किसान अपने बिजली देते थे, लगभग 3,000 का बिल देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 3,000 करोड़ रुपए उससे प्रदेश सरकार को मिलते थे। हमने वह भी माफ कर दिया, कहा कि प्रदेश सरकार पैसा देगी, किसान के ऊपर भार नहीं आना चाहिए। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला है, पहली बार मिला है। गन्ना किसान तबाह था। 2017 के पहले जब हम 17 में आए थे, प्रदेश के अंदर गन्ना किसान को 2009 से ही उसका गन्ना मूल्य बकाया था अलग अलग चीनी मिलों पर। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। हमारे गोरखपुर मंडल की एक चीनी मिल, जिस चीनी मिल की केवल स्क्रैप ही स्क्रैप, उस समय हमारे कृषि मंत्री विधायक थे, और उन्हीं के जनपद की एक चीनी मिल मात्र 3 करोड़ रुपए में बेची गई थी। जबकि अगर उसके स्क्रैप ही स्क्रैप को बेचते तो भी उसका दाम 10 करोड़ मिलता उस समय। और जमीन के दाम आज के दिन पर अगर उस जमीन को देखेंगे, उस जमीन की कीमत आज के दिन पे 1,000 करोड़ रुपए की है। हमने उस माफिया को उठाने नहीं दिया था उस समय पे, सांसद था मैं, लेकिन आंदोलन हम लोगों ने किया था। इस सरकारी जमीन पर डकैती नहीं डालने देंगे। ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 3,25,000 करोड़ रुपए अब तक हम गन्ना किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज चुके हैं। यूपी ने अपने कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। ये कभी नहीं हुआ, पहली बार यूपी के अंदर हो रहा है। अब तो यूपी के अंदर किसान को सुविधाएं मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मिल रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड का मिल रहा है, केसीसी के माध्यम से बैंक से आसानी से पैसा उपलब्ध हो पा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 3 करोड़ किसान यूपी के अंदर आच्छादित होकर के सालाना 6,000 रुपया प्राप्त कर रहे हैं। तमाम प्रकार की सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं। और मेरा मानना है यूपी के कृषि विकास की दर को हमें आगे बढ़ाना है। इतना कार्य इसलिए क्योंकि मैं मानता हूं यूपी के अंदर जितनी उर्वरा भूमि है, जितना जल संसाधन है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है। और उन स्थितियों में हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि 18% को हम बढ़ा करके
30% तक पहुंचा सकते हैं। ये संभव है। इसके लिए हमें उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। समय पे क्वालिटी सीड किसानों को प्राप्त हो सके, लखनऊ में बन रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र 17 के पहले किसान कहीं एजेंडे में नहीं था। तत्कालीन सरकार के एजेंडे में किसान था ही नहीं। मुझे याद है 2014-15 में हुदहुद एक साइक्लोन आया था। उसके कारण असमय अतिवृष्टि की स्थिति पैदा हुई थी। साल भर ऐसे है जैसे इस बार अल नीनो है। असमय बारिश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इसके दौर से जब किसान को आवश्यकता होती थी बारिश की, तब बारिश नहीं होती थी। लेकिन जब उसको लगता था कि अब बारिश न हो, तब बारिश होने लगती थी। और उस समय 14-15 में आया था हुदहुद साइक्लोन। इसके कारण वर्ष भर का फसल चक्र बिगड़ा था। भारत सरकार ने आपदा राहत से पैसा उपलब्ध करवाया था और 14-15 का पैसा 2017 तक नहीं बंट पाया था। 17 में हमने वो पैसा किसानों को बांटा था। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तब हमने बांटा था। शाही जी उस समय कृषि मंत्री बन गए थे, तब ये पैसा हमने किसानों को बांटा था। आज कोई आपदा आती है, हमने किसान के लिए भी व्यवस्था की है कि कहीं वन्य जीव से संघर्ष हो जाए या आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाए या किसी सर्पदंश की चपेट में कोई किसान या बटाईदार या किसान के परिवार का कोई सदस्य आ जाए, तत्काल इसे आपदा राहत की श्रेणी में लेकर के 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल दे दी जाए। तत्काल दी जाए। हम लोग तत्काल देते हैं। 24 घंटे के अंदर पैसा उस परिवार को मिलती है। अगर कहीं पे अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण खेत को नुकसान हुआ है, फसल बीमा का पैसा मिलेगा बाद में, लेकिन आपदा राहत का पैसा उसको परिवार को तत्काल, उस किसान को तत्काल मिल जाना चाहिए। ये करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए सरकार ने सिंचाई के दायरे को भी बढ़ाया। जब पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था तो कैसे ये लोग बढ़ाते? आप सोचिए, हम लोगों ने सबसे पहले 2017 में आने के बाद 2018 में बाण सागर की परियोजना पूरी की। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचाई की सुविधा दे रही है। फिर हमने अर्जुन सहायक परियोजना को बुंदेलखंड की दिशा से इसको पूरा करवाया। इसने महोबा से लेकर के बांदा तक सिंचाई की सुविधा को आच्छादन बढ़ाया। और बाद में 2021 में हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का कार्य पूरा किया। ये बहराइच से लेकर के गोरखपुर तक 9-10 जनपदों को 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा दे रही है। यह योजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कब बनी थी? 1972 में। और पूरा कब हो रही है? 2021 में हमने पूरा किया। यानी पिछली सरकारों ने कभी इसको महत्व ही नहीं दिया। पिछली सरकारों के एजेंडे में न युवा था न किसान था। और इसीलिए आज जब आपका कृषि विभाग में प्रवेश हो रहा है, मंडी सचिव के रूप में और तकनीकी सहायक के रूप में, मेरी आप सबसे अपेक्षा है मंडी समिति के रूप में मंडी को ऐसा चमकाइए, साफ सुथरा हो, कचरे का निस्तारण हो, जो व्यापारी वहां रहता है वे भी साफ सुथरे तरीके से वहां रहें। जो किसान मंडी में आता है उस किसान के लिए वहां पर हम व्यवस्थाएं दें, बुनियादी सुविधाएं भी दिए, बैठने की व्यवस्था भी करें, अन्नदाता किसान को सम्मान मिले, रंग रोगन करने की व्यवस्था हो। उन ग्रामीण सड़कों को जो मंडी समिति के अंतर्गत हैं उनका समय पे चयन हो और समय पे उनका निर्माण हो। मंडी समिति के शेड अच्छे हों और प्रभावी हों और किसान की उपज को वहां पर
प्रोक्योर करने की व्यवस्था और एमएसपी देने का उचित प्लेटफॉर्म भी हो। मंडी को हमें ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रक्रियाएं अगर हम समय पे करते हैं, योगदान देते हैं, तो यह देश के प्रति हमारा कर्तव्य होगा। यही हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट या भारत माता की जय करने से जय नहीं होता है। इसके लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना है। तकनीकी सहायक के रूप में आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए किसान को तकनीक के साथ जोड़ना। इरिगेशन में कैसे हम खेत को पूरा पानी से लबालब करने की बजाय ड्रिप इरिगेशन को कैसे महत्व दे सकते हैं, स्प्रिंकलर प्रणाली को कैसे हम प्रभावी आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, कैसे हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करवा सकते हैं, इससे आमदनी कई ज्यादा बढ़ेगी किसान की। कैसे हम 100 फसली ले सकते हैं, कैसे किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ा जा सकता है। ये सभी कार्य अगर आप समयबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे, इसका लाभ होगा। आपके प्रति अन्नदाता किसान के मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा होगा। आप में से ज्यादातर लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। उस किसान के लिए जो सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बगैर पेट भरता है, हम सबका, प्रदेश का, देश का, दुनिया का, उस अन्नदाता किसान के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। सम्मान का भाव होगा तो प्रदेश प्रगति करेगा। आप देख रहे होंगे चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन एक महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन। यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। और उसके लिए तकनीकी सहायक में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र चलने शुरू हुए हैं, कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कृषि वैज्ञानिक और तकनीकी सहायक अब खेत की बात यानी खेती की बात खेत में करने लग गए हैं, लैब टू लैंड की बात करने लग गए हैं। अब लैब पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, अब वह किसान के खेत में होगा। हमें खेती की बात करनी है तो किसान के खेत में करेंगे, कार्यालयों में नहीं, सेमिनार के हॉल में नहीं, उस खेत में ये बात होगी। और इस अभियान को हमें गति देनी होगी। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि अगर सरकार ने पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया दी है और यूपी के नौजवानों को यह अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम इसका लाभ अपने प्रदेश को दें, आने वाली पीढ़ी को दें, देश को दें। और यही हमारे लिए नेशन फर्स्ट की थ्योरी है, यही हमारे लिए भारत माता की जय है। जब हम अपने कर्तव्य का अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो, और उस निर्वहन के लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। आपको रक्षाबंधन के ठीक पहले आपको यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जिन बेटियों को यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है उनके परिवार के सदस्यों को तो खुशी होगी ही, लेकिन जिन नौजवानों को भी प्राप्त हो रहा है उनकी बहनों को और उनकी माताओं को और भी प्रसन्नता होगी। मैं इस अवसर पर उनके अभिभावकों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक आत्मनिर्भर और उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आप सब अपने अपने क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ
आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय